नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साइंस का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को एक डिटेल्ड और बेसिक वे में अध्ययन किया जाए। एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। कल जो हम लोग लेक्चर लिए थे उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बिना समय गंवाए। इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत, सारा कुछ मैं हिंदी में लिखता जाऊँगा, ठीक है। और मैं भूमिका नहीं बना सकता, भूमिका बनाने वाले बहुत सारे शिक्षक अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट पॉइंट पर आइए। इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत, तो आंत के बारे में मैंने 3 चीज़ बताई थी, बोला था आप इसको इंग्लिश में ही पढ़िएगा। मैंने बताया था ड्यूडेनम होता है और ज्यूजुनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। इलियम को इलियम लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। ज्यूजुनम को जेजुनम लिख लीजिए, ठीक है ना। और ड्यूडेनम को डूडेनम लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर डूडेनम के बारे में जानते हैं। डूडेनम जो होता है वो यू आकार का होता है, ठीक है। इसका शेप जो है वो यू आकार का है। इसमें अल्कलाई म्यूकस पाया जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में आप कहेंगे अल्कलाई मतलब होता है क्षारीय श्लेष्मक, ठीक है। क्षारीय श्लेष्मक पाया जाता है, अल्कलाई म्यूकस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये क्षारीय म्यूकस जो है वो बर्नर्स ग्लैंड जो कि ड्यूडेनम में होती है उससे स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ज्यूजेनम। ज्यूजेनम में होता है आपका सरफेस एरिया, यानी कि जो सतही क्षेत्रफल होता है, सतही क्षेत्रफल वो काफ़ी अधिक होता है ज्यूजेनम में, ठीक है। ज्यूजेनम वो मेन पार्ट है जहाँ पर अवशोषण की प्रक्रिया होगी। तो आप समझिए ज्यूजेनम आंत का वो पार्ट है, छोटी आंत का, जहाँ पर भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया होगी। तो आपका ज्यूजेनम में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जो भी आपके ऐसे चीज़ें हैं, जैसे काइम जब आता है, मुगुआ से आप खाते हैं काइम, तो यहाँ पर पाचन के साथ साथ अधिकतम अवशोषण किया जा सके, इसलिए आपका ज्यूजेनम होता है, यानी कि ये छोटी आंत का मेन पार्ट है। तीसरा पार्ट होता है इलियम। इलियम में क्या होता है कि जो भी बचे हुए भोज्य पदार्थ है जो ज्यूजेनम में पाचन नहीं हुआ है या कुछ बच गया है उनका पाचन आपका इलियम में होगा, ठीक है। यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्ब्स जो बच गए हैं पाचन से, यह छोटे रूप में हो गया, अभी और पाचन उनका संभव है, तो उनका संभवता जो बच गया पाचन है वो आपका इलियम में होगा। और फिर ये आपके खून यानी कि रक्त में और आपके लसिका में, ठीक है ना, रक्त और लसिका में जो है, लसिका में और रुधिर में, ठीक है, उसको मिला दिया जाता है, ठीक है ना, रुधिर में उसको मिला दिया जाता है। फिर आता है अगला लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, ठीक है। दूसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक। तो ये आपका बड़ी आंत मैंने दिखाने की कोशिश की है। बड़ी आंत कुछ इस शेप की होती है, जिसको उल्टा यू आप कह सकते हैं। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उल्टे यू आकार की लगती है, ठीक है। और जो ये फॉर्म होता है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन को कहते हैं आपका अवशेषी अवशेषी अंग, ठीक है ना, अवशेषी अंग है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है ना। आपने कई बार सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये अपेंडिक्स जो है यही है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यही है। इसका कोई इसका जो बता रहा हूँ सर्जिकल ऑपरेशन तब होता है अगर इसमें भोजन किसी तरीके से एंट्री ले लेता है, ठीक है, तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि इसका मुख्यतः वेस्टिजियल यानी अवशेषी अंग है। इसका कोई मुख्य बहुत काम नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि भोजन के पाचन में, ठीक है ना, ये थोड़ी बहुत सहायता करता है, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट आता है, इसी क्रम में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट आता है सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 चीज़ें हैं। तो सीकम के बारे में बात करते हैं। सीकम को मैंने कल बताया था कि या तो आप सीकम पढ़िए या फिर उड्डुक पढ़िए, तो बहुत टफ हो जाता है हिंदी, तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही समझिए। सीकम जो होता है मैंने बता दिया, उसके अंदर आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है और ये दोनों चीज़ें आती हैं। फिर आता है कोलन। कोलन को हम लोग बृहदात्र कहते हैं, ये उल्टे एस, यही मेनली जो है ये उल्टा यू बनाने में ये मुख्य सहायता करेगा, ठीक है। और इसमें अलग अलग कई टाइप होते हैं, बट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इलियोसिकल वॉल्व। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलियोसिकल
सीकल वॉल्व, इलियोसीकल वॉल्व जो है वो क्या करती है कि जो भी भोजन है वो बड़ी आंत से छोटी आंत में वापस जाने से रोकती है। जैसे मान लीजिए कि भोजन आपने पचाया, मतलब आमाशय में पहुंचा काइम के फॉर्म में, वहां से फिर पेप्सिन के थ्रू आपका पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कुछ और प्रोसेस होती हैं उसकी, ठीक है। और छोटी आंत में तीनों प्रोसेसेस के बाद, यानी कि जो भी ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम है, वहां से हो करके फिर वो जब बड़ी आंत में आता है तो सीकम के आगे जब कोलन में पहुंचता है, तो कोलन से चूंकि वो वापस छोटी आंत की ओर ना जाए, इसलिए वहां पर एक इलियोसिकल वॉल्व होती है, ठीक है। और इसका जो एक रूप है, मतलब इसका जो एक पार्ट है वो सीकम में होता है और दूसरा जो पार्ट है वो गुदा द्वार में खुलता है, ठीक है। और फिर आते हैं रेक्टम के ऊपर। तो रेक्टम जो होता है नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन होती है इसमें, यानी कि तंत्रिका तंत्र की एक प्रत्यावर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है मतलब हम लोग को ऐसा फील होगा कि ठीक है, पूप का टाइम हो रहा है, यानी कि वॉशरूम बाथरूम जाने का, लेटरिन जाने का टाइम हो रहा है, तो एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसमें पूप की टाइमिंग आपको थोड़ी महसूस होगी, ठीक ना। वो आपका नेचुरल रिफ्लेक्स होता है और फिर जा करके आप उसको मल त्याग करते हैं, ठीक। तो रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है उसी को एनस या गुदा कहते हैं, ठीक ना। एनस या गुदा कहते हैं, ठीक, यानी कि मलद्वार। फिर मेनली जो आपके बड़े आंत का जो फंक्शन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, वो है क्या? वो जल का अवशोषण करती है। तो अगर कहीं प्रश्न में पूछता है कि जल का अवशोषण कौन सी आंत करती है, तो आपकी बड़ी आंत करती है। और दूसरा एक्सक्रेशन या एक्सक्रेटा, यानी कि जो पूप निकलता है, ठीक है, वो आपका एक्सक्रेटा बड़ी आंत के माध्यम से ही निकलता है, यानी कि वो लास्ट वो चीज़ होती है जहाँ से आपका मल त्याग होता है। जो अनपचा भोजन है, ये भी समझिए, जो अनपचा भोजन है वो मल के द्वारा निकल जाता है। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है, यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचन या पाचक ग्रंथियां, ठीक है। सहायक पाचन ग्रंथियां में पहली आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को कहते हैं लार ग्रंथियां, ठीक। लार ग्रंथियां क्या होती है कि 2-3 टाइप की होती हैं, टोटल 3 जोड़ी बोलिए, ठीक, 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर्स होती हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड तीसरा पढ़िए, पहले आप समझिए सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये आपकी जीभ के नीचे होती है, ये वाली जो मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, ठीक है, ठीक। ये वाली जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड है, जो आपके जीभ के नीचे होती है, इसको बोलते हैं आपका अधो जिह्वा ग्रंथि। अधो जिह्वा ग्रंथि, ठीक। अधोजिह्वा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये कहाँ होती है? आपकी एक जोड़ी जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि एक, मान लीजिए ये जीभ है तो एक इस पोर्शन के नीचे और एक इस पोर्शन के नीचे, इसे अधोजिह्वा ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। दूसरा आता है अवअधोहनुज। अवअधोहनुज उससे बढ़िया है, ये हनुज अनुज पढ़ने से बढ़िया है कि आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि इंग्लिश बहुत आ रही है या फिर इंग्लिश में मैं पढ़ रखा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, और मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती है सच। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो चीज़ें पिक करता हूँ जो चीज़ इंग्लिश में पढ़नी आसान है और जो चीज़ हिंदी में पढ़नी आसान है। तो साइंस एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं, और साइंस समझने का विषय है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रटने का विषय है। आपके बॉडी में कोई ग्लैंड उपस्थित है तो उसे आप समझ सकते हैं ना, फील कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसे इंग्लिश में नाम याद रखिए, सबलिंगुअल ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड ज़्यादा आसान होता है। अब अधो हनुज, आप पूरा हनुज हनुज सब उसमें हरमुज की खाड़ी भी पढ़ डालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा ये ज़बरदस्त अधोहरोज हनुज वनुज कुछ भी जो है इतना आसान होता है याद रखना, ठीक है। मुझे नहीं याद होता है, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज फार ईजियर टू रिटेन, ठीक है ना। फिर ये दूसरी हो गई। तीसरी आती है उपकर्ण। उपकर्ण ग्रंथि। उपकर्ण ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पैरोटिड। देखिए कितना आसान है, पैरोटिड। अभी मैं इसी को पैरोटिड लिख दूं तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? कान के नीचे होती है। देखिए ये वाली पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक। ये सब मैंडिबुलर है, कहाँ है? जीभ के पीछे साइड में, दोनों साइड रहेगी, दोनों साइड आपके सबलिंगुअल रहेगी, और 2 जो है आपकी पैरोटिड रहेगी। नहीं, कुल मिला के 2 × 3 = 6, ठीक है ना। तो ये 6 ग्रंथियाँ रहती हैं। काम क्या होता है? अगर हम लोग लार के बारे में पढ़ें या हम लोग सलाइवा के बारे में पढ़ें, सलाइवा का काम क्या होता है, ठीक है। सलाइवा क्या होता है कि जो सलाइवा होता है उसमें 99% जो होता है वाटर होता है, ठीक। अब बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर मिलेंगे, कुछ ऐसे पढ़ाएंगे
तो मेरे बच्चों 99% जल होता है और मेरे लाल और लाली केवल 1% एंजाइम होता है। ठीक, तो अच्छे टीचर हैं सारे टीचर अच्छे ही होते हैं, लेकिन रच रच के पढ़ाने से बेटा, ठीक है, समझने से ज़्यादा मज़ा आता है। और जहाँ आपको मज़ा आना शुरू हुआ, जहाँ आप कंफर्टेबल जोन में गए, वहाँ बस रात दिन लेट करके वीडियो स्क्रॉल करके देखते रह जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कॉपी पेन लिया करिए, टेबल चेयर पर बैठा करिए, ठीक है, मन करे नोट्स बनाइए या हाईलाइटेड करते करते, ठीक है, हाईलाइट करिए, हेडिंग्स लिखिए, और जितनी चीज़ें लिखवा रहा हूँ एटलीस्ट उतनी तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास टैबलेट है तो बहुत बढ़िया है, आप चीज़ें उसी पर नोट कर सकते हैं, ठीक है, साइड में पेज ओपन करके। तो सलाइवा में क्या होता है कि 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होता है। इसमें 2 एंजाइम आते हैं, एक होता है टायलिन, इसका नाम पीटायलिन है, ठीक है, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। तो जो टाइलिन एंजाइम है बेसिकली ये करता क्या है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और लाइसोजाइम जो है प्रति जीवाणु कारक है, ठीक है, ये प्रति जीवाणु कारक है, यानी कि जीवाणुओं को मारने में सहायता करता है, ठीक है ना। फिर दूसरा, कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आती हैं, इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन इत्यादि इत्यादि कोशिकाएं निकलती हैं, ठीक है ना। जो जठर रस होता है, अब जो जठर रस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका जो पीएच होता है, ठीक है, वो होता है 1.5 to 2.5, यानी कि क्या है, एसिडिक है, एसिडिक यानी कि अम्लीय है, ठीक। जब पीएच की वैल्यू 7 होती है तो न्यूट्रल माना जाता है, ठीक ना। न्यूट्रल मतलब कि ना अम्लीय है ना क्षारीय, उदासीन समझ लीजिए। जब ये 7 से 14 की ओर बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ती जाती है, और 7 से 1 की ओर आएगा तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, ठीक है ना, अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार जो है पीएच को लिखा जाता है। पीएच होता क्या है, हाइड्रोजन आयन का निगेटिव लॉग, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही होता है आपका लॉग, ठीक है ना। ये अगर कहीं आपसे पूछता है तो निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन को आपका पीएच कहते हैं, ठीक। तो अब यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक, हिंदी में जिगर भी कहते हैं। यकृत जो है 1 से 2 किलो के आसपास होता है, ठीक है ना, अडल्ट में 2 किलो के आसपास रहता है। उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है ना, तो दायां क्या है, दायां इधर है, मतलब दिखाने के लिए दायां इधर है। वो मनुष्य अगर अपने में फील करेगा उसका दायां इधर आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आप अगर इस फोटो में खड़े होंगे तो आपका दायां इधर आएगा, लेकिन हमारे समझने के लिए दायां इधर है, ठीक। तो ये जो है एक डार्क रेड मरून कलर का है, इस शेप का होता है, ठीक ना। गहरा धूसर बोलते हैं उसको। एक छोटी सी तैली होती है, इसमें गॉल ब्लैडर भी अटैच्ड होता है। इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है। इसी को जो है पित्त की थैली कहते हैं। कभी कभी इसमें दिक्कत होती है तो इसका ऑपरेशन होता है, कहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया था या कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो इसी का ऑपरेशन होता है। बाकी ये क्या निकालता है, पित्त निकालता है। क्या निकालता है, पित्त का स्राव करता है, जिसको बाइल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, पित्त रस को क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं, ठीक है ना। बाइल जूस इसके द्वारा निकलता है। तो पूछता है कि जो बाइल जूस है यानी कि पित्त रस है मेरे बच्चों, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 8.6। 8.6 मतलब क्षारीय प्रकृति का। कभी कभी आपको डेकार के साथ आपके मुंह में कुछ सब्जी के रस के स्वाद का आपके मुंह में एक फीलिंग आती होगी, ठीक ना। कभी कभी जब आपको डेकार आती है तो वो क्या कुछ और नहीं होता है, वो पित्त रस होता है जो आपके किसी तरीके से चल करके ऊपर मुंह तक आ जाता है, ठीक है। तो आपको नमकीन जैसा लगता होगा, सब्जी के रस जैसा, तो वही है पित्त, ठीक है। बाकी एक काम और है इसका। ये क्या करता है कि जब भी ग्लूकोज फॉर्म होता है, जब भी बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म होता है तो जितनी ऊर्जा शरीर को ज़रूरत रहती है, ठीक है ना,
जितनी ऊर्जा शरीर को ज़रूरत रहती है उतनी तो उपभोग कर ली जाती है, और जो बच जाती है वो आपके ये लीवर में, इस लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर दी जाती है। ठीक, और जब आपको भूख का एहसास होता है तो क्या होता है, यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपने कुछ नहीं खाया उस दौरान तो भी आपको थोड़ा सा पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है। आपको भूख लगी, आपने कुछ देर तक आपको खाना नहीं मिला, तो वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो फिर से ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एक तृप्ति की एहसास होता है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने भोजन नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है। उसके बाद आरबीसी जो होती है, ठीक ना, आरबीसी वो जो होती है जो जा करके अग्न्याशय में मरती है, ठीक ना, लैंगरहैंस की दूपिकाओं में। ठीक, तो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसको बोलते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि ये आरबीसी को दो दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक ना, इनको नष्ट करता है। किस रूप में इनको बनाता है, बिलीरुबिन, ठीक, और बिलवर्डिन, ठीक ना, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बिली रूबिन और बिली वर्डिन। आपने नाम सुना होगा, बिलीरुबिन का टेस्ट कराएं, बिलीवर्डिन का टेस्ट कराएं। ये क्या होते हैं, ये पित्त वर्णक होते हैं, यानी कि पीले रंग के होते हैं। ठीक है, अब जब हमारा जो यकृत है वो इन आरबीसीज को नष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, और इन रूप में विघटन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक ना, तो हम लोग को क्या हो जाता है, पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है बॉडी में ज़्यादा होता जा रहा है। आरबीसी जो है, मृत आरबीसी आपका ऐसा कहीं भी ज़्यादा हो गई तो आपको पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो इसे लीवर की डिजीज़ है, जब लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। उसके साथ साथ और क्या करता है, ये हिपैरिन का स्राव करता है। हिपैरिन क्या है, मैंने बताया था कि हिपैरिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण ब्लड जो है हम लोग का जमता नहीं है। ठीक ना, तीसरा काम क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन होता है उसका संचयन करता है। इसके साथ साथ विटामिन ए जो है इसके भी संश्लेषण का काम करता है। ठीक है ना, चलिए, तो फिर आता है पित्ताशय पर। पित्ताशय के बारे में ज़्यादा मत जानिए, इसमें बस ये जानिए कि अगर उसमें कभी पित्त की थैली में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि पित्त की थैली में आपका कोई स्टोन बन जाता है, तो उसको जो है हटाया जाता है लिथोट्रिप्सी द्वारा, ठीक है ना, लिथोट्रिप्सी द्वारा उसको जो है पथरी को बिना शल्य चिकित्सा अल्ट्रासोनिक किरणों के द्वारा, विकिरण ज़्यादा बेटर रहेगा, विकिरण के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है ना, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। फिर आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियास, अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय क्या है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पहले तो ये जानिए, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, सी आकार के अक्षर की तरह से, कुछ इस तरह से ग्लैंड होती है। ठीक ना, और उसमें एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये आपकी अग्न्याशय है, कुछ ये वाली जो ग्लैंड है यही अग्न्याशय है। ठीक, और जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अग्न्याशय वाहिनी, अग्नाशय या अग्नाशय जो लिखा हो बुक में, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक वाहिनी या पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक, और ये अग्न्याशय है आपका। तो करता क्या है ये आपका अग्न्याशय रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। छोड़ दीजिए, इंसुलिन का स्रावण करता है। इंसुलिन देखिए इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का जो है सिक्रेशन करेगा, इंसुलिन का स्रावण करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज इत्यादि का भी पाचक एंजाइम जो है निकालेगा, इसमें पाए जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपका लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइलेट्स
ऑफ लैंगरहैंस, ठीक ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें जो बीटा सेल होती हैं, इन्हीं से आपका इंसुलिन, इंसुलिन का स्रावण होता है, ठीक है ना। इंसुलिन का सिक्रेशन आपकी इन्हीं बीटा सेल से होता है। कहाँ पाई जाती हैं, आपके पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। उसके बाद विटामिन ए और डी जो है वो यकृत में संचित रहता है, उन्होंने बताया था। पाचन की क्रिया बाकी आप जानते ही हैं कि आप सबसे पहले इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, आप खाएंगे कोई चीज़, उसके बाद उसका पाचन होता है, पाचन होता है, उसके बाद फिर छोटी आंत में जब पहुंचता है तो अवशोषण शुरू होता है, एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। चतुर्थ चरण में एसिमिलेशन होता है, यानी कि रक्त में जो है उसका घुलना होता है। फिर इंजेशन होता है, यानी कि उसको हम लोग रेक्टम के द्वारा, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो कई तरह का पाचन होता है, जैसे मुख गुहा में पाचन हो रहा है माइलेज के द्वारा, ठीक, वो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में विघटित करेगी। फिर ग्रसनी में पाचन हो रहा है, यानी कि फ्रिंक्स में हो रहा है, वहाँ पर जो लार मिश्रित भोजन है जिसको बोलस बोलेंगे, वो ग्रसनली में पहुंचेगा, फिर क्रमाकुंचन या पेरिस्टेलिस करते हुए नीचे की ओर जाएगा, और उसकी दीवारों के सहारे वो धीरे 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 फिर आमाशय में पहुंचेगा, और ग्रसनी में किसी तरह का पाचन नहीं होगा। फिर आमाशय में जब पहुंचेगा तो वहाँ पर HCl उसके ऊपर निकलेगा। फिर टाइलिन एंजाइम जो भोजन में उपस्थित टाइलिन एंजाइम है उसको निष्क्रिय कर देगा, सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देगा, ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा वहाँ पर, ठीक है। और फिर पेप्सिन बनता है, जो पेप्सिनोजन होता है वो एक सक्रिय पेप्सिन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर फर्दर आगे जब बढ़ता है तो धीरे धीरे रेनिन आता है, जो दूध ग्रंथियों मतलब दूध प्रोटीन को पाचन में सहायक होगा। फिर इसी प्रकार छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत में भी उसका पाचन शुरू होगा। कैसे, जो पित्त रस होता है, अग्नाशय रस होता है, आंत रस होता है, सब मिल करके उसका पाचन करेंगे, ठीक है। पित्त रस के बारे में मैंने बता दिया कि उसका जो pH मान होता है 8.6 के आसपास होता है, ठीक। और मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की बात की जाए तो लगभग 850 ml रक्त जो है पर डे बनता है, ठीक। फिर पित्त में मैंने दो चीज बताई कि पित्त लवण और पित्त वर्णक होते हैं, जिसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग प्रोटीन है, माल्टेज है, सुक्रोज है, लेक्टेज है, वो आपको जब आप पीसीएस की जो क्लासेस आएंगी हमारी, ठीक है, उसमें विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। और मैंने एक दो रोग के बारे में बताया, जैसे पीलिया के बारे में बताया क्या होता है कि पीलिया में त्वचा और आँख सब कुछ जो है पित्त वर्णक के जमा होने से पीले रंग का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कब्ज जो है वो भी आंत से संबंधित एक रोग है, जिसमें क्या होता है कि मलाशय में मल रुक जाता है किसी कारण से, ठीक है, मतलब उतना ठीक से वो वर्क नहीं करेगा तो मलाशय में मल रुक जाएगा, तो कब्ज बोला जाएगा, ठीक है। अपच क्या होता है, अपच में जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, अधिक भोजन कर लिए, मसालेदार भोजन कर लिए, तो ठीक से उसका पाचन नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, उल्टी की तरह महसूस होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी, ठीक। फिर डायबिटीज़ एक रोग है जो मतलब मैक्सिमम लोगों को होता है, ठीक। तो उसमें दो टेस्ट कराते हैं, एक कराते हैं आपका फास्टिंग, यानी कि सुबह उठे पानी पिया और चले गए, टेस्ट कराना है, ठीक है, ब्लड शुगर का टेस्ट होता है उसमें। और फिर एक होता है पीपी, ठीक। तो पीपी क्या होता है कि भोजन के 2 घंटे बाद आप जाएंगे, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद चेक कराएंगे, क्योंकि अगर आप 2.5 घंटे बाद जाएंगे तो उसकी वैल्यू दूसरी आती है, ठीक। तो ये डायबिटीज़ हो गया, दो टाइप का होता है, टाइप ए टाइप बी, मतलब आपको पैतृक रूप से मिला या आपको हुआ, ठीक है। ये भी मोस्टली मदर के द्वारा ही कैरी होता है, बट ऐसा इस तरह के प्रश्न अभी पूछे नहीं है। भारत में ऐसा माना था कि 5% लोग, और होता क्यों है, जैसे पहले जो होता था हम लोग जो भोजन खा करते थे वो उतना पॉलिश्ड रिफाइंड नहीं रहता, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहती हैं, तो मधुमेह हो रहा है, क्योंकि चलना फिरना कम हो गया है, वर्किंग कम हो गई है, फिजिकल एक्सरसाइज कम है, तो मधुमेह की चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर इसी तरह से होता है कि मलाशय की जब सिराएं अव्यवस्थित हो जाती हैं तो एक बवासीर या हेमोरॉइड्स टाइप की क्रियाएं होती हैं। फिर लीवर सिरोसिस एक रोग होता है जो काफ़ी डेंजर रोग है। उसमें लीवर सिरोसिस में भी एक रोग होता है जिसको NAFLD कहते हैं, NAFLD कहते हैं, ठीक है, नॉन एसिडिक फैटी लीवर डिजीज। मतलब ऐसे लोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मतलब एक तो होता है कि अल्कोहल के नाते आपको हो सकता है आपको लीवर सिरोसिस हो जाए अधिक अल्कोहल लेने के नाते, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि शरीर में जब भी कोई विषाक्तता एंट्री लेती है तो हमारी जो लीवर की सेल्स हैं वही उससे फाइट करती हैं और विषाक्तता को यानी कि डिटॉक्सिक करती हैं उसको, ठीक ना, और विषाक्त बनाती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, कुछ कारण से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो जाता है, जो एक लार्ज बीमारी है। इसके साथ साथ लीवर की एक चीज़ और जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर या यकृत हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि रीजनरेटिव क्वालिटी रखता है। क्या रखता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है,
NERATI1, ठीक है ना, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी रखता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका लीवर है, ठीक है, ये आपका लीवर है और इतना पोर्शन किसी तरीके से कट गया या खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो इसमें इतना बढ़िया एक प्रॉपर्टी है कि ये रीजनरेशन करता है, नॉट एग्जैक्टली बट रीजनरेट कर लेगा खुद को, ठीक है ना। तो लीवर जो होता है वो सेल्फ रीजनरेशन का एक क्वालिटी रखता है। मतलब लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कटना फिटना, छोटा मोटा खरोच इत्यादि, मतलब जैसे भी इंटरनली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है उसके सरफेस पर, ठीक है, तो वो खुद को फिर से फिट एंड फाइन कर लेता है। और आप जानते हैं कि गैस्ट्रिक की जितनी बीमारियां होती हैं वो सब लीवर से होती हैं। तो तेल मसाला इत्यादि चीज़ें कम खाई जाए, धूम्रपान कम किया जाए, अल्कोहल जो है हमारे जो भी मित्र गलती से लेते हैं, मतलब जिस कारणवश भी, ठीक है, तो कोशिश करिए कि पार्टी वार्टी कम हो आप लोग की, ठीक है। तो आज मैंने पाचन जो है लगभग लगभग ख़त्म कर दिया है और कुछ प्रश्न आप लोग इस पर करिए, ठीक है। जैसे आपसे प्रश्न में ये मैंने भी बताया आपको कि लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है आपका टाइलिन और एक पाया जाता है एमाइलेज। तो पूछता है कि लार जो है किसके पाचन में मदद करती है, तो आपको मैंने बताया कि जो टाइलिन होती है वो स्टार्च का पाचन करती है, ठीक है। और फिर आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है, तो कार्ब्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक। फिर एमाइलेज क्या करती है, एमाइलेज जीवाणुओं को जो है मिल करके जीवाणुओं को ख़त्म कर देती है, ठीक। एंजाइम क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एंजाइम क्या होता है, कि एक जैव उत्प्रेरक है, ठीक। पित्त रस में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन उपस्थित होता है, ठीक है। या फिर पूछा जाए कि पाचक हार्मोन छोटी आंत में कौन सा पाचक हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो आपका सिक्रेटिन स्रावित होता है, मोलेटिन स्रावित होता है और कोलेस्टोकाइनिन स्रावित होता है, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि छोटी आंत में कौन से पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, मोटेलिन और तीसरा सिक्रेटिन, ठीक है ना। उसके बाद दांत से अगर पूछा जाए कि दांत जो होता है वो बने किसके होते हैं, तो दांत हमारा बना होता है डेंटाइन का, ठीक है। दांत के ऊपर की खोल कौन सी होती है, उसको इनेमल बोलते हैं, ठीक है। वर्मीफॉर अपेंडिक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो मैंने बताया अवशेषीय अंग है, ठीक है। शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण करता है, तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की और आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, तो बिल्कुल आप दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है 8840 वाला, उसको लिंक करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद।